तस्वीरें दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे हैं और अब वोट डाल के बाहर आ गए हैं। जी 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 10 बजे तक 7% मतदान होने की खबर आई है कि 10 बजे तक दिल्ली एमसीडी में 7% मतदान हुआ है। हालांकि जिस तरह से देखा गया था, सुबह सुबह हमारे संवाददाता मौजूद थे मयूर विहार के पोलिंग बूथ के बाहर और लोगों का हुजूम था। सुबह ही लोग वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल यहाँ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने और सफाई के मुद्दों पर वोट डालने की उन्होंने अपील की। हालांकि ट्वीट भी इससे पहले किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए जनता बाहर निकली और वोट करके आए। और अब अरविंद केजरीवाल ने खुद भी वोट किया सपरिवार और वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भूपेंद्र, फिर से अरविंद केजरीवाल ने भी वही बात कही कि गुंडाई करने वाली पार्टी या इस तरह के लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। मुद्दे देखे जाए, साफ सफाई देखी जाए, व्यवस्था देखी जाए, दिल्ली की किस तरह से सुधारी जा सकती है और उसको जहन में रखते हुए वोट किया जाए। जी तो अतुल जी कुछ बोल रहे थे। जी जी अतुल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो इमरान जी से सवाल पूछ रहा था, शीला दीक्षित भ्रष्ट थी या नहीं थी? इमरान जी। जी मुझे लगता आवाज नहीं पहुंच रही उनके पास। इमरान जी हमारे साथ है नहीं अभी, कनेक्शन कट गया। अच्छा, मतलब इनका मेरा विषय ये था भूपेंद्र जी, जो इन्होंने कहा कि बदनाम करते हैं। इन्होंने शीला दीक्षित जी को कहा कि ये भ्रष्ट हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। बाद में इन्होंने कहा नितिन गडकरी भ्रष्ट हैं, जाके माफी मांग ली। अरुण जेटली भ्रष्ट है, माफी मांग ली। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि हिमंता विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भ्रष्ट हैं। अब ये फिर माफी मांगने के लिए तैयार बैठे हैं उनसे। बदनाम करने का जो कार्य करती है इनकी पार्टी और दूसरों पर आक्षेप लगाते हैं। अब सीबीआई ने जब बात की इनके उप मुख्यमंत्री को लेकर, तो इन्होंने खुद क्लीन चिट दे दी। हालांकि सीबीआई का बाद में बयान आ गया कि कोई अभी क्लीन चिट नहीं मिली। अभी ये जो है इसमें तहकीकात चल रही है, अभी आरंभिक चरण में है। पहले दौर की उन्होंने चार्जशीट फाइल की है। अब इनके मंत्री अंदर हैं तो वो कहते हैं कि ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना किसने सिखाया दिल्ली के लोगों को कि वीडियो बनाओ, हमारे पास लाओ, हम उसको दिखाएंगे। और ये अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आरोप लगते ही पहले इस्तीफा होना चाहिए, बाद में उसकी जांच होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं कि ये आरोप भी झूठे हैं, वीडियो भी झूठी हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आरोप लगे हैं। अब हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टा आरोपी है ये सत्येंद्र जैन, तो उस पर ये बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो उनको मंत्री बना रखा है जेल में रहने के बावजूद। तो ये मतलब ये किसी भी प्रकार से जायज नहीं है कि एक मंत्री जो आरोपी है उसको आपने मंत्री पद से नहीं हटाया, और जो जेल मंत्री वो जेल के अंदर एक विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा है वो। तो ये सब चीजें हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। अब ये बात करेंगे कि भाई लफंगाई करने वाली पार्टी है। तो एज ए पत्रकार अगर मैं बात करूं तो इस तरह की जो चीजें हैं, इसका सब चीजों का विश्लेषण होना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, उनको जवाब देनी चाहिए। अब हम इमरान जी से पूछ रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बारे में बताओ। इन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही सबसे पहले वो जेल में जाएगी। सरकार उन्हीं के सहयोग से इन्होंने बना ली।
तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मतलब मेरे मन में समय समय पर सवाल उठते रहते हैं भूपेंद्र। जी बिल्कुल। टीना जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, बीजेपी प्रवक्ता। तो टीना जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप आज भी जारी हैं और लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि 15 साल में दिल्ली को बीजेपी एमसीडी ने कुछ नहीं दिया है सिवाय कूड़े के ढेर के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो कूड़े के ढेर हैं वो हमें लेगेसी में मिले हैं, ये हम सभी जानते हैं। कूड़े के ढेर की एक बैक हिस्ट्री है। बट टीना जी, 15 साल सफिशिएंट समय है। अगर निस्तारण करना होता तो अच्छी खासी प्लानिंग करके कोई पॉलिसी लाई जा सकती थी। नहीं, पॉलिसी कौन लाएगा? पॉलिसी के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? इतना देखिए, ये एनजीटी का जो 900 करोड़ का दिल्ली सरकार पे फाइन लगा है, ये अपने आप में साबित करता है कि दिल्ली सरकार ने कूड़े के निस्तारण के लिए, और वो एनजीटी का फाइन है, एनजीटी का फाइन कोई किसी और चीज के लिए या किसी और क्राइम के लिए नहीं लगा है, ये कूड़े के निस्तारण के लिए ही लगा है, जिसको बहुत कैटेगोरिकली मैं कहूंगी कि दिल्ली सरकार ही नहीं चाहती थी कि इसको हम खत्म करें। और ये कोई दिल्ली सरकार का कोई आज का मामला नहीं है। अगले इलेक्शन में सिर्फ करीब 2.5 साल करीब बचे हैं, तो 2.5 साल में कोई फंड्स नहीं आए और एक कूड़े का ढेर जो है वो हमारे ही लोग इसको खत्म कर रहे हैं। मिस्टर नितिन गडकरी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने इस कूड़े से जो है सड़कें बनाने का प्रयोजन शुरू किया है। गौतम गंभीर इस पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे कई प्रकल्प हमारे चल रहे हैं। जन रसोई हमारी गौतम गंभीर की 1 रुपए में चल रही है, जो कोविड काल से चल रही है, और इस तरह की 5 रुपए की जन रसोई जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन इसी की दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रैन बसेरों में लोगों का खाना तक अरविंद केजरीवाल बंद कर देते हैं, और ये एक लंबा डिबेट के लिए, मतलब मुझे लगता है कि डिस्कशन के लिए एक मैटर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने रैन बसेरों में रहने वाले गरीबों का खाना बंद किया, वहां पर गुंडागर्दी चलती थी। फाइनली गुंडागर्दी शब्द मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के खुद का भी विचार यही है कि वो इस तरह के शब्दों को लोगों के दिमाग में डालकर सत्ता हासिल करें। काम के फ्रंट पे अगर कहा जाए तो उन्होंने दिल्ली सरकार में ऐसा कोई काम नहीं किया है। लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, ये बात सच है। पिछले 1.5-2 साल में लोगों की पेंशन नहीं आई है। कुछ लोगों की पेंशन क्रेडिट अगर हुई है तो वो व्यक्ति जो है पेंशन दिखा नहीं पाया फोन पे, उसने कहा मैसेज डिलीट हो गया। पहले वो बड़े बड़े दावे कर रहा था। तो इस तरह के मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव के एरिया के आसपास जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं इसको डेमोक्रेसी में पूर्णतः डिस्कार्ड करती हूँ। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में बिल्कुल अधिकार है कोई कैसे भी सोच के वोट करे। 2-3 चीजें मुझे बहुत ही अजीब अटपटी लगती हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल दिखाने के लिए जब सौरभ भारद्वाज और हमारे प्रवक्ता गौरव भाटिया गए, तो वहां से दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सौरभ भारद्वाज को भागना पड़ा। और इस बात को ये दूसरी तरह से कहते हैं, हमेशा कहते हैं, मैं पहले भी इनके साथ डिबेट में बैठी हूँ, ऐसे ही इन्होंने कहा, इनके लोग कहीं ना कहीं जो है वो पार्षदों के काम में जो है कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ये एक अपने आप में बड़ी दास्तां है जिसको मुझे लगता है टीवी डिबेट पे नहीं बात की जा सकती है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार का ही पार्षद, तो इनका एजेंडा है कि आप एक करप्शन का एक नया फॉर्मूला, एक नया एंगल, एक नया वर्टिकल खोलें भूपेंद्र। उस वर्टिकल को खोलने के लिए एमसीडी से ज्यादा खूबसूरत जगह इनको अभी दिखी मिली नहीं है। और मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूं कि, और भारतीय जनता पार्टी भी दिल से चाहती है कि आपका विपक्ष बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दिल्ली में कहीं ना कहीं जो कमबैक कांग्रेस ने किया है, एक ट्रायंगुलर फाइट है, कई सीटों पे बड़ी अच्छी जी, आप फाइट कांग्रेस है। तो आप बोल रही हैं, की खूबसूरती है कि ट्रायंगुलर फाइट थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए कांग्रेस वालों को, ताकि अच्छा मजबूत विपक्ष हो जाए आपके लिए। आप थोड़ा बहुत बढ़ाते दिखो ना। पर विपक्ष क्यों ना मजबूत हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम ये देखिए, सरकारें तो आनी जानी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार है, पहले यूपीए सरकार ने इतने साल 65 साल राज किया है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हमारे बच्चे जो हैं वो, मुझे लगता है हम एक लेगेसी देकर नहीं जाएंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडियोलॉजी के लिए जुड़ते हैं, लेकिन कहीं अगर कोई गलत चीज उसमें होती है तो उसके लिए अंदर आवाज भी उठाते हैं। और मैं एक आवाज उठाने वाली महिलाओं में से हूं, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल मजबूत विपक्ष की कहीं ना कहीं पक्षधर हूं, रहूंगी। और मैं अपने वक्तव्य में हमेशा इस बात को रखूंगी कि मजबूत विपक्ष होता है तो सरकारें जो है वो डेमोक्रेसी, इमरान जी आप हैं अभी? रहती हैं। इमरान जी आपको आवाज आ रही है?
अब रही इनके आ पास रही तो आवाज आ गाली रही देने के अलावा कोई काम नहीं है। एक मिनट मैडम, अब नियम तय कर लेते हैं जरा कि एक बोलेगा तो दूसरा ही टोकेगा, दूसरा बोलेगा तो बीच में नहीं टोकेगा एक दूसरे में, वरना वो गुत्थम गुत्ता हो जाता है, फिर हमारे लिए बड़ी स्थिति गड़बड़ गंभीर गमगीन हो जाती है। बात पूरी हम सुन समझ नहीं लीजिए पाते ताकि फिर। आपको भी जवाब देने में इमरान आसानी जी, हो। पहले इमरान जी अपनी बात रखिए। देखिए भूपेंद्र भाई, पूरी दिल्ली की जनता देख रही है और अब तो देश की जनता ने भी दिल्ली की राजनीति और गुजरात की राज कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस पार्टी को कोसते नहीं थकती थी, कांग्रेस पार्टी के वजूद के खत्म करने का ऐलान अगर कोई पार्टी करती थी तो वो भारतीय जनता पार्टी करती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस और भाजपा के बीच में कि जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से हारने लगती है, वहां कांग्रेस पार्टी का सहारा लेने लगती है। अब बताइए, एमसीडी में कहीं कोई कांग्रेस का नाम भी नहीं ले रहा है और टीना जी बैठ के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन के ट्रायंगुलर फाइट और विपक्षी एकता और पता नहीं क्या क्या शब्द बता रही है जो हम लोग बहुत सही से जानते भी नहीं। तो कुल मिला के यही सबसे बड़ा साइन है कि आज कांग्रेस जैसी पार्टी का सहारा भाजपा को लेना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए। तो ये पहला साइन है कि दिल्ली एमसीडी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि उसको कांग्रेस की गोद में बैठने की जरूरत पड़ रही है, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जहां तक बात है, दिल्ली की जनता बेहद होशियार है। उसके पास एक मॉडल सरकार है जो जिसने 8 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ काम करके दिखाया है, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने सिर्फ रोने का काम किया है, जिसने सिर्फ दूसरी पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। जो पार्टी दिल्ली के लिए अब तक सबसे अच्छी सरकार चला चुकी है, उसको बदनाम करने का काम वो पार्टी कर रही है जिसने 15 साल के अंदर एमसीडी को कूड़ा कूड़ा कर दिया, कचरा कचरा कर दिया। तो लोग तो एमसीडी के की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता चाहती है कि एमसीडी के अंदर भी काम करने वाले लोग आए और ये रोने धोने वाली राजनीति बंद हो, काम करने की बात आए। कितना परेशान किया इमरान एलजी जी, ने, कितना परेशान किया केंद्र सरकार इमरान ने, जी, लेकिन आम आदमी इमरान पार्टी ने जी, काम किया। इमरान जी अभी आपसे थोड़ा, आप जब आपका कनेक्शन कट गया था तो टीना जी बोल रही थी, मैं उनका पक्ष एक वाक्य में रख रहा हूं तो आप सुन नहीं पाए थे। वो बोल रही थी कि हमको फंड नहीं मिलता इधर से। मैं यही तो कह रहा हूं, ये रोना धोना कब तक, मतलब फंड नहीं मिलता, कितनी मतलब कितनी झूठी बात है। ये लोग सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं देते हैं। इन्होंने दिल्ली के एमसीडी के जो स्कूल है उनकी हालत क्या कर रखी है, जरा सा नजर उठाकर देख लें। एक तरफ दिल्ली सरकार के स्कूल है जो जिसकी तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी के स्कूल है। न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, वॉशिंगटन भी कर रहा है भाई, दोनों एक जैसे खबर छाप इनकी रहे हैं जहां भाई जहां साहब। सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार है, दोनों दिल्ली से सटे हुए राज्य। आइए सरकारी स्कूलों का मुकाबला कर लेते हैं, क्या हर्ज है भाई? आइए आइए कर लेते हैं एक डिबेट सरकारी स्कूलों पर। और जो भागने की बात कर रही है उस पर मैं बता दूं आपको, जो भागने आदमपुर में चुनाव हुए इमरान साहब, भागे थे जब सरकारी स्कूल दिखाने के लिए इमरान साहब आदमपुर मंडी में चुनाव हुए हैं। अतुल जी बैठे हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं क्या हुआ वहां पे। अतुल जी आप कुछ पूछ भी रहे थे। मेरी तरफ से आप ही पूछ लीजिए इनसे, शीला दीक्षित जी के बारे में इनके क्या विचार हैं? वो भ्रष्ट किया नहीं थी? इमरान जी, शीला दीक्षित को जेल में डालने की बात कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वही सवाल है अतुल जी का। देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात की थी, और लेकिन उसके बाद आपकी केंद्र सरकार ने एसीबी को जो है दिल्ली सरकार से छीन लिया था। इसका भी जिक्र कर लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारियों से आपको क्या हमदर्दी थी? दरअसल यही पूरे देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस और भाजपा भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे से मिले हुए हैं। और आज तो जो दोस्ती कांग्रेस और भाजपा की है भाई, गुजरात के अंदर वो दोस्ती हमने देखी, और अब दिल्ली एमसीडी के अंदर जो दोस्ती देख रहे हैं, लाजवाब दोस्ती है। मतलब आम आदमी पार्टी जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का वजूद मजबूत होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी लोकप्रिय होती, अच्छा इमरान साहब एक्सपेंड करती जा रही है। इमरान साहब, ये दोनों एक होते जा रहे हैं। इमरान साहब, एक मसला दिख रहा है। इमरान साहब, कूड़े के ढेर हटाएंगे कैसे, जरा बताइए। आम आदमी पार्टी वाले कैसे हटाएंगे? इसी तरीके से भूपेंद्र जी कैसे हटाएंगे? हम लोग कहते थे बिजली, मैं बता रहा हूं, जब हम कहते थे बिजली फ्री दे देंगे तो बताते थे कैसे करेंगे भाई बिजली फ्री।
कैसे करेंगे पानी फ्री? अरे सरकारी स्कूलों को तो बेहतर किया ही नहीं जा सकता, सरकारी अस्पतालों को तो बेहतर किया ही नहीं जा सकता, अरे भाई मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लाया ही नहीं जा सकता, कैसे करेंगे? हमने करके दिखाया। देखिए कोई भी काम करने के लिए सिर्फ नेक नियत की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है, और नेक नियति के मामले में और ईमानदारी के मामले में आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा सानी है ही नहीं पूरे देश की राजनीति के अंदर। काम करके पहले भी दिखाया है। आप पता यही कहते थे पंजाब के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करके दिखा दीजिएगा तो बात करेंगे। आज बहाल हो रही है, बताएं कैसे किया जाता है, करके दिखा तो रहे हैं। तो हम लोग काम करने वाले नहीं, पर मान साहब तो दिल्ली से बोल रहे हैं पैसा दो, टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं, रोने धोने वाले लोग हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता रोने धोने वाले लोगों से आजादी चाहती है। ये बीजेपी योद्धाओं को, कर्मवीरों को, बीजेपी की नेता का बयान था ये। मान साहब ने पैसे मांगे दिल्ली से। नहीं, क्यों नहीं मांगेंगे भाई? क्या मतलब पंजाब पाकिस्तान में आता है क्या? चाइना का हिस्सा है क्या पंजाब? क्या भारत का हिस्सा नहीं है पंजाब? चलिए अब जरा टीना जी से जवाब लेते हैं आपके सारी बातों का। पैसा मिलेगा, हरियाणा को आपकी सारी बात का टीना जी से जवाब लेते हैं। बिल्कुल, पंजाब पैसा मांगेगा, अपने हिस्से का पैसा मांगेगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? टीना जी का जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए। टीना जी उसमें कौन सी बड़ी बात है? पंजाब में सारी फ्री की स्कीमें क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के दी थी? जब आपने वहां पर सरकार बनाने के बाद हाथ खड़े किए, अब मुझे बोलने दीजिए इमरान जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। दिल्ली के ऊपर कोई भी कर दे, दिल्ली सरकार मुनाफे में चले, गुजरात मुझे चिल्लाने की आप बोलिए जब आप मेरे को एंकर बोलेंगे मुझे बोलने में तभी बोलूंगी मैं। इस तरीके की डिबेट मैं नहीं कर पाऊंगी। चुप हो गए वो। चलिए उन्होंने आपको दे दिया पैसेज दे दिया पैसेज। इमरान जी फिर मैं बोलता हूं। इमरान जी पंजाब में फ्री बीज की घोषणाएं करने वाले ये नहीं सोच पाए कि पंजाब जो रेवेन्यू डेट में जा रहा है, पंजाब पे कर्जा है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे गुहार लगा के कहा जाता है कि हमें पंजाब के लिए पैसा दिया जाए। तो ये तो बहुत गलत बात है। यही अगर आपका प्रोग्रेसिव मॉडल है तो दिल्ली की एमसीडी में आपको क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए, मेरा सवाल है आपसे। और आपकी जो मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं उसमें कुत्ते घूम रहे हैं, भैंस बंधी हुई है, उसमें बारिशों में पानी भर जाता है। आप किस तरह की दोगली बातें करते हैं? आप एक एडवर्टीजमेंट मॉन्क है, एडवर्टीजमेंट बी है, आपको कह सकती हूँ मधुमक्खी है आप एडवर्टीजमेंट वाली, जो जा जाके दीवारों पे चिपक जाती है और ये बताती है कि मैं खतरनाक नहीं हूं, मुझे हाथ लगाइए आकर। तो ये वो पार्टी है। इस पार्टी को मेरे को लगता है आज के पवित्र दिन पे मैं यही संज्ञा देना चाहूंगी कि आप एक एडवर्टीजमेंट की खतरनाक मक्खी हैं, जो दिखती तो बहुत खूबसूरत है लेकिन जब लोग उसमें हाथ लगाते हैं तो लोग जो है काटे जाते हैं, लोगों का जेब भी कट जाता है और लोगों का मानस भी कट जाता है। पूरी बात कह लीजिए आराम से, जब आप शांत हो जाएंगे नहीं, मैंने आराम से कह दिया, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी इस बात का। दिल्ली की जनता आपको 7 तारीख को जवाब देगी, 8 तारीख को आपको गुजरात में जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि वही आपके लिए आईना होगा। थैंक यू। और जो गुजरात में जाकर गुजरात के आम पार्टी गुजरात की जो है वो कांग्रेस के लोगों को उठाकर चुनाव लड़ रही है। आपका कोई आधार नहीं था गुजरात में, आपकी पिछली बार जमानतें जब्त हुई थी। आज वही कांग्रेस के लोगों को उठा के आपने चुनाव लड़ा है और उसके बाद आप इतना बड़ा भगवत ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे बैठ के। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ। यहाँ पर टीना जी आप मत बोलिए ना, जितनी भी मजाक टीना जी ये वाला पॉइंट आप तो मत बोलिए टीना जी, ये दूसरी पार्टी के लोगों को ऊपर ले आए। ये वाला पॉइंट तो आप ला बोलिए। पार्टी के लोग काफी सारे कांग्रेस के लोग इन्होंने उठाए। ये वाला पॉइंट आप ला बोलिए। मजबूत होना चाहिए, कहते हैं कांग्रेस को मजबूत करें। अरे भाई कांग्रेस से तो आपकी साठगांठ थी, तभी तो आपने शीला दीक्षित के पेपर आज तक नहीं दिखाए, जो बड़े बड़े पन्ने आप लहराते थे अन्ना के सामने अपने मंच से। आप कितना झूठ बोल सकते हैं, इसकी पराकाष्ठा है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि झूठ 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 बोलते रहेंगे तो लोगों को वो सच लगने लगेगा। जी बिल्कुल। चलिए अपनी बात आपने रखी। यहाँ पर मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है मनोज तिवारी का। कि दिल्ली के लोग, इसी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, क्या जरूरत है ऐसे झूठे भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसने की। अब यहाँ से एमसीडी को भी बीजेपी के हाथों में देंगे और 2025 तक हम लोग 2025 तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता विदाई करेगी।
ये बताएं 15 साल से बीजेपी संभाल रही है आम आदमी तभी संभली, आप तभी संभल पाई, तभी संभल ये तो पाई। कह रहे हैं असम्बली नहीं है, लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं। ना 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 वो ना, कह रहे हैं कभी सुकेश का वीडियो ले, कभी लेटर बॉम्ब ले आते हैं, कभी मसाज का वीडियो ले आते हैं, काम नहीं करा, तो काम उनका के लिए। पाप है, वो तो उनका पाप है, वो तो उनका पाप है। हाँ, वो तो उनका पाप है। दूसरे गेट पे अच्छा तो अब ये बताएं कि आपका एक वीडियो आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले आपने कहा था कि पिछली बारी कि पैसा ले आएंगे, काम कर देंगे, पूरा पहाड़ हटा देंगे, पिछली बार भी तो कर दिया। देखिए, हमें पैसा तो नहीं दिया उन्होंने, तो हमने क्या किया कि एमसीडी को एक कर दिया, यूनिफाइड एमसीडी आई। अब क्या मेयर मजबूत होगा, हम आर्थिक रूप से। ये अभी रो रही थी, अभी गोद में आके चुप हो गई। इसको अब क्या सुनाते हैं, कौन सा गाना सुनाते हैं कि ये चुप हो जाती है? एक सुना दीजिए हमको भी एक बारी। बच्चा है और रोक लेना थोड़ा यहाँ। बच्चा है, अभी इनको सुबह सुबह में ज़्यादा दुलार नहीं कर पाया, तो हम निकल रहे थे, तो इसलिए। तो देखो, मैं बताता हूँ कि दिल्ली को बहुत तकलीफ दिया। गैस चेम्बर, जमुना गंदी, पानी गंदा, सड़कें टूटी। सर, हम लोग तो लुटियंस जोन में हैं यहाँ पे। मैं TV9 भारतवर्ष के लोगों से बोलूँगा, आप कभी किराड़ी जाइए, आप कभी बुराड़ी जाइए, आप कभी नांगलोई जाइए, आप कभी। लेकिन इस पर तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि इन सब इलाकों में 15 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया एमसीडी में। वो एमसीडी का विषय ही नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनियों को हमने ऑथराइज कर दिया। डेवलपमेंट तो दिल्ली सरकार को करना है, डूसिप को करना है, जो उनके अंतर्गत है। सिसोदिया सुबह वोट डालने जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं है, दिल्ली के तमाम एंट्री गेट पर कूड़े के पहाड़ मिल जाते हैं और कुछ काम हुआ नहीं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। भाई, उन्होंने भी तो कहा था 2015 में हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। कैसे कह दिया था? हटाना तो दूर, सहयोग भी नहीं किया। हमने तो फिर भी 70 फीट घटाया, 482 कूड़े के ढलाव को हटाया, और अभी 2 साल में आपको ये सारे लैंडफिल साइट जो है वो जीरो करके भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बन जाएगा। हम ही ने बनाया भारत वंदना पार्क ना। हम पार्क नगरी बनाने में लगे हुए थे, वो शराब नगरी बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी, क्या स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारा, गिरजाघर या मस्जिद के सामने। दिल्ली के ऑटो में घूमते हैं तो ऑटो में बहुत लोकप्रिय भी हैं आप, ऑटो वालों के बीच में, तो गाने आप ही के बजते हैं, गाने आप ही के बज रहे होते हैं, तो आप खुद बैठे हैं साक्षात यहाँ पर, तो कुछ गा के सुना दीजिए चलते चलते। नहीं नहीं, हम तो यही कहते हैं कि बेटा सानवी, छोड़ दो। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। आज करो अपने मत का प्रयोग, दिल्ली को भाई बहनों बचाए रखना। दिल्ली बहुत गलत और गंदे हाथों में है, तो चलते हैं। अब मैं जरा एक चीज और है, ये है हमारी शिकायत पेटी है TV9 नेटवर्क की, इसमें शिकायतें आती हैं, शिकायतें हम लगातार इसमें खाली करते रहते हैं, निस्तारण करते रहते हैं। इसमें शिकायत यही आ रही होगी कि स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, इसमें शिकायत यही आ रही होगी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसमें शिकायत आएगी गंदा पानी मिलता है, इसमें शिकायत आएगी हवा गंदी है, इसमें शिकायत आएगी कि दिल्ली के लोगों को, जैसे दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। इसमें शिकायत आएगी कि किराएदारों को कहा था कि किराया देंगे, कोरोना में नहीं दिया। शिकायत तो अच्छा। कांग्रेस के लिए क्या लगता है आपको, कांग्रेस की इस लड़ाई में कितना पार्टिसिपेट है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस भी ठीक लड़ रही है, और कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो मजबूत लड़ते हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व का कोई सहयोग नहीं है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है मुझे नहीं मालूम। बीजेपी, सौरभ भारद्वाज ने सुबह बोला कि 220 का हमारा आकलन था, 3 बार हमने सर्वे करा लिया है, लेकिन कुछ कन्वर्जन और हुआ है, कुछ और वोट कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब हो सकता है 230 भी क्रॉस कर जाएं। आपका क्या कहना है? नहीं, वो 250 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका कहने में कुछ थोड़ी जाता है। जिसकी 56 इंच की जीभ हो, कुछ भी बोलते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो दिल्ली की जनता अपना मत देगी, दिल्ली की जनता अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। 56 इंच की जीभ, सीने की बजाय अब जीभ आ गया मामला। इमरान जी हंस रहे हैं। अतुल जी, देखिए,
जी इमरान जी कुछ बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं यही बात कह रहा था, चाहे मनोज तिवारी जी को देख लें और चाहे अभी टीना शर्मा जी बात कर रही थी, कांग्रेस के साथ तो मतलब अच्छा याराना लग रहा है इन लोगों का। कांग्रेस को नहीं भूल पा रहे हैं, कांग्रेस को फाइट में लाने की जो जल्दबाजी ये लोग दिखा रहे हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ये गहरे संदेह पैदा करती है और हंसी भी आ रही है कि जिस कांग्रेस को खुद में जीतने का विश्वास ना हो उसको भाजपा जिताने में आतुर दिख रही है। और अतुल जी, बाकी जिस तरह से बात रखी मनोज तिवारी जी ने और जिस तरीके से टीना शर्मा जी अभी तक बात रख रही है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो भाजपा के प्रवक्ताओं में और नेताओं में हुआ करता था, खासतौर से चुनाव के दरमियान। बिफर जा रही हैं, बिखर जा रहे हैं लोग, तो उससे साफ पता चल रहा है, शब्दों से भी पता चल रहा है कि एमसीडी भी हार रहे हैं और गुजरात तो नहीं खैर वो पहले ही हार टीना जी बोल रहे थे कि हम लगातार आपके जैसे बोल नहीं सकते, एकदम बड़ 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 एग्रेसिव होकर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इस तरह बहस नहीं होती, उनका ये मानना है। नहीं नहीं ठीक है, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ कि भाई 15 साल के अंदर काम क्या हुआ वो नहीं बताया। वो हम जब तक हम सुनते रहे यही बताया, सत्येंद्र जैन ने ये किया, मनीष सिसोदिया ने वो किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। अरे भाई आम आदमी पार्टी, चलिए आप क्या मैंने बता मान रहे लिया हैं? कि आप कह दुनिया रहे हैं देखिए, गुंडे बदमाशों के हाथ अब में देखिए फिर बोलने लगी और एमसीडी कहती नहीं मैं जानी ऐसे चाहिए, बहस आप नहीं यही कर पाता। भाषा तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये जो इतनी दोहरा गंदी मापदंड भाषा वाले है भाषण कि सिखाएंगे तो बात उनसे नहीं, क्या बात बहस की सुनना जा नहीं है। सकती है? जब मेरे सवाल संस्कार पूछा ऐसे जाएगा नहीं तो है, तिलमिला भारतीय जनता जाएंगी, पार्टी के संस्कार जवाब ऐसे जब नहीं है, दिया आपके जाएगा तो संस्कार अतुल है जी, काम दाम अतुल जी नखरे रेफरी की भूमिका भारतीय निभाइए। जनता अतुल जी, पार्टी के प्रवक्ताओं अतुल जी की घबराहट बहुत आप पुरानी रेफरी की लगती है, भूमिका मुझे निभाइए बहुत अब, अच्छी लगती है। रेफरी अतुल जी आज। अतुल जी, नहीं रेफरी की भूमिका नहीं, सबसे कठिन कार्य है ये तो। लेकिन सवाल मेरे को, क्योंकि सवाल जो उठते हैं मेरे मन में, अगर बीजेपी 15 साल सत्ता में रही तो दिल्ली वालों ने बेवकूफी करी, इनको 3 बार जिता दिया, आम आदमी पार्टी वालों को दिल्ली वाले बड़े समझदार हैं, इनको तो काम पर वोट मिले, एमसीडी के अंदर बेकार के वोट मिले। मेरे को थोड़ी चीजें कई बार कंफ्यूज करती हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, लेकिन उनकी बातें जो है ना कई बार सिर पे से उतर जाती है मेरे को। तो मैं इसलिए इमरान जी से जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या मामला है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, 15 साल तक बीजेपी को वोट देती रही एमसीडी में, मूर्ख मानते हैं। अतुल भाई, भूपेंद्र जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए इसी तरीके से 15 साल तक दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी और कांग्रेसियों का दावा भी कुछ इसी तरीके से होता था। जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता बेहद होशियार है। दिल्ली की जनता वो जनता है जो पूरे देश की राजनीति की दिशा दशा तय करने का काम करती है। दिल्ली की जनता ने तो वो ऐतिहासिक फैसला लिया था 2013 के अंदर, 2015 के अंदर, तो शायद किसी दूसरे राज्य की जनता शायद इतनी हिम्मत ना कर पाती। एक नए तरह की राजनीति को स्थान दिया दिल्ली के अंदर। जहां तक बात 15 साल तक एमसीडी में दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार रहने की बात है, तो बिल्कुल सही बात है कि जब एक अच्छा विकल्प नहीं था तब तक कांग्रेस भी राज करती रही 15 साल तक, एमसीडी के अंदर भाजपा राज करती रही, गुजरात के अंदर भाजपा राज करती रही, कोई बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जहां जहां जिन जिन चुनावों में अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, जनता उसको हाथों हाथ लेने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और अकाली दल की सरकार बनती बिगड़ती रहती थी, कोई तीसरा विकल्प नहीं आता था। जब आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पंजाब के अंदर दिखाया तो हमने हराया। किसी को नहीं लगता था कि अमरिंदर सिंह हारेंगे या कांग्रेस पार्टी हारेगी, लेकिन हुआ, हारी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के अंदर किसी को नहीं लगता था कि मोदी जी का रथ रुक पाएगा, जो पूरे देश के अंदर विजयी रथ चलता चला आ रहा है। रोका अरविंद केजरीवाल ने रोका, आम आदमी पार्टी ने रोका, दिल्ली की जनता ने रोका। आज एमसीडी के अंदर भी वही होने जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जनता को एक मजबूत अच्छा विकल्प और टेस्टेड ट्रस्टेड विकल्प मिल रहा है। अतुल जी, आज लोग चाहते हैं काम करने वाले लोग एमसीडी के अंदर भी आए, जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, अच्छी मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं, जिन्होंने बिजली फ्री किया, जिन्होंने पानी फ्री किया, जिन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्राएं फ्री की हैं, जिन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएं फ्री की हैं, यानी जिन्होंने अपने वादों से ज्यादा काम करके दिखाया, उनको लोग एमसीडी के अंदर चाहते हैं। तो 15 साल से कोई रहा हो, 27 साल से कोई रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता को जहां जहां आम आदमी पार्टी का विकल्प मिल रहा है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ आ रही है। एमसीडी के अंदर भी साथ आ रही है, गुजरात के अंदर भी साथ आ रही है। जी, तो चलिए, आपका मानना है कि जनता आपके साथ है। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, लंबे समय से एमसीडी आप देख रहे हैं, आप खुद कई तरह के प्रस्ताव लेकर आते रहे हैं कि किस तरह से एमसीडी के तहत सड़कों को और पार्कों को सुधारे जाना चाहिए। लोगों से आप खास तौर पर जुड़े रहते हैं, तो इस बार चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या किस तरह से लोग उम्मीदें लेकर वोट देने जा रहे हैं?
देखिए, अगर हम दिल्ली की अगर बात करते हैं अभी, तो कांग्रेस कैंडिडेट सही ना होने के कारण और कांग्रेस की पोजीशन सही ना होने के कारण आम आदमी पार्टी की पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा सही है। और अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों की बात तो यह है कि नगर निगम में इस तरह की पॉलिसियां रही हैं कि जिससे दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के शहर को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है, वो भी बिना सरकारी पैसे के, और यहाँ तक कि सरकारों को उस पर मेंटेनेंस भी खर्च ना करनी पड़े। मगर ना तजुर्बेकार नेता और ना तजुर्बेकार ऑफिसर उन पॉलिसियों को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, और उस वजह से जो बेसिक काम होने चाहिए थे वो बेसिक काम उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए थे। डेवलपमेंट का काम तो होता ही रहा है हमारी दिल्ली के अंदर, पहले भी, आज भी और आगे भी होता रहेगा। मगर पॉलिसियों के अंदर सुधार किस तरह के हो और मौजूदा पॉलिसियों में किस तरह के अमेंडमेंट हो और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस तरह की समझ की कमी मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रही है। जी, किस तरह से सुधार किया जाएगा? आपने कहा कि स्ट्रक्चर की कमी है, पॉलिसीज में सुधार की कमी है, तो जनता का इंक्लिनेशन क्या कहता है? क्या जनता को एमसीडी में जो बीजेपी के दौरान जो कार्य हुए हैं उससे संतुष्टि है, या फिर आगे कुछ और सोच रहे हैं वोटर्स? देखिए, दिल्ली के या देश के किसी भी स्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में, कम से कम भी 2500 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, मगर डेवलपमेंट के काम को जिस तरह से उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं पाते। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ना तो नेता स्टैब्लिश है ना ही ऑफिसर। ज्यादातर ऑफिसर जो होते हैं वो साल, 2 साल, 3 साल के लिए होते हैं, और 2, 3, 4 साल में उनकी ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर हो जाने के बाद 4 साल में किसी को ये चीज समझ में नहीं आती कि नगर निगम काम कैसे करना है या डेवलपमेंट के काम कैसे करते हैं, या मौजूदा नियम कायदे कानून में किस तरह के अमेंडमेंट करने हैं। वो समझ उनको जब थोड़ी सी आती है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है, या नेता को चिंता रहती है कि अगली बार तो लग रहे फंड्स नहीं दिए जाते, एमसीडी कह रही दिल्ली सरकार फंड्स नहीं देती है इसलिए डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। क्या वाकई में फंड्स का मामला है या फिर इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, फंड्स की कमी का मामला नहीं है। फंड्स तो सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं देती तो भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फंड्स डायरेक्ट सरकार के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आते हैं। लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स में फंड आते हैं उन डिपार्टमेंट्स में वो 20 से 30% फंड्स ही आते हैं, क्योंकि उनको लेने का जो तरीका है वो तरीका सही नहीं है। अगर हम लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिर्फ हमारी दिल्ली में नहीं बल्कि आप देश के किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप देख लेना, आज भी हमारे देश के अंदर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर जितनी दुकानें हैं उनमें से मुश्किल से 20 से 30% लोगों के पास लाइसेंस होगा, लेकिन 60 से 70% दुकानें ऐसी हैं या इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बिना लाइसेंस के चलती हैं, और वो सिर्फ कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों के साथ साठ-गांठ करके चल रही है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस तरह की है कि आदमी सोचता है कि हम लाइसेंस ना लें बल्कि हम कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर से मिलकर ही अपना काम चलाते रहे, और जो रेवेन्यू कॉर्पोरेशन को आता है वो कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू नहीं आ पाता। डिजिटलाइजेशन करने से कुछ नहीं होता। बहुत से मामलों को डिजिटलाइजेशन किया गया, कंप्यूटराइज किया गया। कंप्यूटराइज कर देने से सिर्फ डॉक्यूमेंट लोग ही तो उसको अपलोड कर पाएंगे, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति है जिन्हें कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, वो लोग कैसे काम करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी भी थी कि किसी भी सरकारी काम के लिए किसी भी आदमी को ना तो किसी सरकारी अफसर के पास जाने की जरूरत थी, ना ही किसी नेता के पास जाने की जरूरत थी, बल्कि घर बैठे बैठे उसका काम होता। जिस तरह से एक G2C कियोस्क बनना था, और वो G2C कियोस्क इतना हाईटेक कियोस्क था कि जैसे हमारे आसपास मोहल्ले में रचू की दुकान होती है, DMS का बूथ होता है, इस तरह से वो बूथ बनता। और अगर किसी भी व्यक्ति का कोई काम होता तो सिर्फ चाहे वो शिक्षित था चाहे शिक्षित, सिर्फ उस बूथ पे जाता और उसमें बताता कि मेरा ये काम है, ये काम होना है, उसके डॉक्यूमेंट्स को बता दिए जाते, ये तुमने देना, हाथ के हाथ अपलोड करके संबंधित अधिकारी को भेज दिए जाते। और उसके बाद उसी पे बूथ पे जाकर के अपने मोहल्ले के अंदर ही
उसने उसने पूछना था कि हाँ मेरे काम का क्या हुआ। संजय जी रोकना और वही चाहूंगी अपने- आपको, मीनाक्षी लेखी इस वक्त कुछ कह रही है, सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। प्रॉब्लम है मैम हमारी मैम कनेक्टेड ऑन लाइव आई एम वेटिंग फॉर यू। जी चलिए, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर कुछ कहते हुए नजर आ रही थी और हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। संजय गुप्ता जी, आप G2C कियोस्क की बात कर रहे थे और कह रहे थे किस तरह से MCD के तहत काम जो है वो इसके तहत आसानी से हो सकते हैं। जी G2C कियोस्क की पॉलिसी सन 2007 में पास हुई थी और उस वक्त जब ये पॉलिसी पास हुई थी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस की सरकार, अगर 2008 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कांग्रेस की सरकार बदल गई, बीजेपी के अफसर आ गए और जिन ऑफिसरों ने वो पॉलिसी बनाई थी वो अफसर भी बदल गए और उसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा और जो ऑफिसर रहे उनको उस पॉलिसी के विषय में पता ही नहीं था और कुछ लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की तो ग्राउंड लेवल पर नहीं जानते थे कि काम किस तरह से होना है और इसी वजह से वो पॉलिसी लागू नहीं कर पाए वो सही से, और जो बेनिफिट दिल्ली की जनता को पहुंच सकता था जिससे कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया उसको देख समझ सकती थी, वो पॉलिसी खत्म हो गई और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए जिस कंपनी ने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लगाए, कोई भी एक कंपनी इस काम को नहीं कर सकती थी और उसके अंदर सबसे बड़ा लैप ये रहा कि उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस ऑफिसर ने टेंडर किया उसने सारी दिल्ली का टेंडर किया, जबकि वो बाइफरकेशन होनी चाहिए थी। 12 जोन अगर दिल्ली में थी तो 12 जोन वाइज अगर 12 कंपनियां कवर करती तो टेंडर इंप्लीमेंट हो जाता, वो काम इंप्लीमेंट हो जाता, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के पास होने के कारण वो कंपनी समय पर अपना काम नहीं कर पाई और बजाय उसको अपॉर्चुनिटी देने के कि आप अपना काम करें, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, समय और देते हैं, उसकी सिक्योरिटी को भी जब्त कर लिया गया और उसके सारे कियोस्क को सील कर दिया गया और आज वो करोड़ों रुपए में जो कियोस्क बने थे आपको दिल्ली की सड़कों पर मैं जर्जर हालत में दिखा सकता हूँ कि जिससे कि वर्ल्ड कप डेवलपमेंट हो सकती थी, दुनिया जिसे देख सकती थी, वो आज कबाड़ी के भाव में उठे। तो सबसे बड़ी एक बात यही है, ऑफिसर चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और किसी भी चीज को समझने के लिए 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2-4-5 साल में किसी को कुछ नहीं आता। 2-4-5 साल में तो आप किसी कोर्स को भी करके दिखा दीजिए, आप अगर 2-4-5 साल के अंदर वो कोई भी कोर्स ले लीजिए, आप चाहे वो कंप्यूटर का ले लीजिए, चाहे वो किसी शिक्षा का ले लीजिए, 2-4 साल में तो कोर्स आता है। देश को बदलने का एक्सपीरियंस, कानूनों को समझने का एक्सपीरियंस, उनमें क्या अमेंडमेंट हो इसका एक्सपीरियंस 2-4-5 साल में नहीं आता। तो अगर कोई भी पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है या हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाया तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ना तजुर्बेकार ऑफिसर, ना तजुर्बेकार नेता। जी रीजन। जी बिल्कुल। चलिए, वोटिंग के दौरान तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, किसने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, हमारा जो सर्वे है वो हम 3 बार सर्वे करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी को 220 से ऊपर सीटें इस बार जो है MCD के अंदर मिल रही हैं। आखिरी समय में बहुत बड़ा कन्वर्जन भी हुआ है, तो मुझे लगता है 220-230 से भी ऊपर जा सकता है आंकड़ा। हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बात की, साफ सफाई पर लोग बात कर रहे हैं बार बार, पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि साफ सफाई की समस्या इतनी है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं उनसे भी जब लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है तो कहते हैं साफ सफाई है। आप सोचिए, 5-5 साल 15-15 साल MCD में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बाद, अगर डिबेट्स में जो हमारी कॉलोनी के अंदर डिबेट्स बुलाती हैं, RWS डिबेट्स बुलाते हैं और उनमें पूछते हैं तो वो कहते हैं साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीज़ी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए, चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े हैं वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो डराने धमकाने की कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है। बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे, दिल्ली को जो लोग चमकाएंगे उनको वोट देंगे।
अच्छा, जो ट्वीट हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कल दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग गए थे। देखिए, बीजेपी तो पिछले 6 महीने से उनके पास कोई बात नहीं है कि 15 साल हमने क्या किया, 5 साल अगर आए तो क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भद्दी और घटिया वीडियोस चलाने का जो है चलन उनके पास चल गया है। हम उनकी वीडियोस देखते भी नहीं हैं। एक वीडियो उन्होंने डाला है, उस पर लिखा है कि कोई शराब पी रहा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी से पेड़ कर। इस पर क्या करें? मैं तो आप ये बता सकता हूं कि आप मेरे पूरे एरिया के अंदर सर्वे कर लीजिए। मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूं। मैंने आज तक किसी को एक शराब की बोतल बांटी हो, 1 रुपया किसी को दिया हो। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो बांटती हैं। जो पार्टियां शराब बांटती हैं वो लोगों को बिकाऊ समझती हैं, मगर हमें लोग बिना पैसे के, बिना शराब के हमारे काम पर वोट देते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो शराब में जो आबकारी जो घोटाला हुआ, उसमें जो पैसे हैं वो आप रुपए बांट रहे हैं। इस पर क्या करेंगे? उसके अंदर तो चार्जशीट में कुछ आया नहीं ना। अच्छा। फ्लॉप हो गया सारा का सारा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे के पूरी चार्जशीट के अंदर सब कुछ फ्लॉप हो गया उनका मामला। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर्स से अपील करना चाहूंगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान दिख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता उतरे मैदान में, नेगेटिव प्रचार रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा।